नमस्कार साथियों, आज की यह आधुनिक भारत की 10वीं वीडियो है। हम आधुनिक भारत में जहाँ तक पिछली बार कवर किया था हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा उसके आगे के कुछ प्रक्रम, हमने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और उसके बाद का जो नागपुर अधिवेशन है वो सभी बातें पढ़ी थी। आज हमारा जो मुद्दा है वो है समाजवादी युग का प्रारंभ, मतलब समाजवाद के विचार भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको प्रभावित कर रहे थे और उसी के प्रक्रम में कुछ जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो घटित होती हैं यहाँ पर, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दें। इससे पहले कि हम यह क्लास शुरू करें, वही मैं आज आपका जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में हम जो उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल ये दो पढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश करूंगा। इससे आपका एक तो बेहतर रिवीजन होगा और यदि आपको इनके आंसर्स नहीं आएंगे तो आप ज़रूर से अपने जो भी नोट्स आपने बना रखे हैं वहाँ से इन्हें पलटने की कोशिश कीजिएगा, आपका रिवीजन भी होगा। और यदि आपको आंसर्स आते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है, मैं आपको पहला प्रश्न पूछता हूँ। जो वैदिक युग है उसमें हम जो ऋग्वेद है उसके 10 मंडल पढ़ते हैं हम, तो उसमें से कौन से मंडल हमें जो पारिवारिक पुस्तकों के नाम में जाने जाते हैं, पारिवारिक पुस्तकों के नाम से, या फिर गोत्र पुस्तक, गोत्र वर्ण, या फिर जो वंश मंडल के नाम से जाने जाते हैं, तो पारिवारिक पुस्तकों के नाम से कौन से मंडल जाने जाते हैं, आपको यह लिखना है। पहला प्रश्न ये हुआ। चलिए, दूसरा प्रश्न है, जो हमें एक महिषी शब्द सुनने को मिलता है, वैदिक पीरियड में हमें एक महिषी शब्द सुनने को मिलता है, तो इसका क्या अर्थ है आपको यह भी बताना है। और एक और शब्द मैं आपको पूछता हूँ, एक शब्द मिलता है व्राजपति, व्राजपति, इसका क्या अर्थ है, व्राजपति का अर्थ भी बताइए और महिषी का अर्थ भी बताना है आपको। ठीक है, चलिए, और अगला प्रश्न में, हाँ, जो आप एक कोट सुना होगा आपने, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यो माँ अमृतम गमय, यह एक कोट है ना, तो यह कोट किस उपनिषद से लिया गया है? जो ये भी अस्तो माँ सद्गमय वाला कथन है, यह किस उपनिषद से लिया गया है, आपको यह भी बताना है। ठीक है, चलिए, ये भी है। और उसके बाद, हाँ ठीक है, मैं महाजनपद वंश से भी एक आपको प्रश्न पूछता हूँ। जो हम पढ़ते हैं, जो महावीर थे जैन धर्म के, जो संस्थापक तो नहीं, 24वें तीर्थंकर थे। संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे ना। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर, वो ज्ञात्रिक कुल के थे, आप सभी को पता है। तो वो जो ज्ञात्रिक कुल है वो कौन से महाजनपद में आता था, आपको यह लिखना है। जो ज्ञात्रिक कुल है वह कौन से महाजनपद में आता था। ठीक है, और अंतिम प्रश्न मैं पूछता हूँ, जो हम पढ़ते हैं, जो महाजनपद काल में ही जो वंश पढ़ते हैं ना हम, उनमें से कौन सा शासक था जिसने अवंती पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त की? मतलब अवंती का जो भी उफान चल रहा था, अवंती बार बार विद्रोह करता था, तो अंततः उस पर किस शासक ने विजय प्राप्त की? महाजनपद कालों में से ही आपको बताना है। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न थे, जरूर से आप इन्हें लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर यदि नहीं आते हैं तो किसी ने जरूर से लिखा होगा। कई साथी बेहद मतलब रेगुलर बेस पे आंसर्स लिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है आपका पढ़ के, तो आप जरूर से ऐसे लिखते रहिए, आपको जरूर से लॉन्ग टर्म में ये जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये बातें हुई रिवीजन की। अब हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा मुद्दा है समाजवादी विचार वो क्रांतिकारी युग, समाजवादी विचार वो क्रांतिकारी युग। इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, समाजवादी विचार वो क्रांतिकारी युग में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, एक भारतीय साम्यवादी पार्टी का गठन होता है। साम्यवादी, आपको अगर आपने साम्यवादी, समाजवाद, पूंजीवाद, इस सब के क्या अर्थ होते हैं नहीं पता है तो मैंने इकोनॉमी में ये सब करा रखा है। ठीक है, आप वहाँ से इसे कवर करने की कोशिश कीजिएगा। तो भारतीय साम्यवादी पार्टी 1920 में गठित हुई। भारत पर जो समाजवाद का प्रभाव है वो किस देश से पड़ता है? रशिया से पड़ता है। रशिया समाजवाद का समर्थक था और जो अमेरिका था वो पूंजीवाद का समर्थक। तो भारत रशिया के ज़्यादा करीब था, इसलिए वहाँ समाजवाद है। समाजवाद के बाद भी जो अल्टीमेट विचार आता है वो साम्यवाद होता है, लेकिन वो कहीं आ नहीं पाता। साम्यवाद क्या कहता है, मोटा मोटा मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो समाजवाद कहता है कि जो भी संसाधन है उन पर सरकार का नियंत्रण होगा और सरकार सभी में समान रूप से इसे वितरित करेगी। साम्यवाद कहता है कि सरकार जैसी कोई चीज़ ही नहीं होगी, लोग अपने आप में ही एक शांतिपूर्ण माहौल में रहेंगे, यानी सरकार भी ना हो, ये साम्यवाद कहता है। ये समाजवाद का अगला स्तर होता है। ठीक है, तो भारतीय समाजवादी पार्टी 1920 में गठित हुई। किसने की? एम.एन. रॉय और अंबानी मुखर्जी ने की। एम.एन. रॉय और मानवेंद्र नाथ रॉय तथा अंबानी मुखर्जी ने की। यही मानवेंद्र नाथ रॉय थे जो प्रथम भारतीय बने कॉमिंटन हेतु चयनित होने वाले। कॉमिंटन क्या है? ये रूस का एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था। क्या क्या याद रखना है? भारतीय समाजवादी पार्टी 1920 में गठित हुई। एम.एन. रॉय तथा अंबानी मुखर्जी ने गठित की। जो ये एम.एन. रॉय थे, मानवेंद्र नाथ रॉय थे, यह पहले भारतीय बने कॉमिंटन के नेतृत्व हेतु चयनित होने वाले। अब ये कॉमिंटन क्या है? रूस का यह एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था। जैसे आपको पिछले एग्जाम में निहिलिज्म वाला क्वेश्चन मिला था ना, ऐसे ही ये भी मिल सकता है, इसलिए छोड़ना नहीं इसे। ठीक है, चलिए,
फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 1924 में सॉरी घटनाएं शुरू होने लग गई है समाजवादी, जो समाजवाद से प्रेरित है क्रांतिकारी लोग। इसी प्रक्रम में हम देखते हैं कानपुर में एक बोल्शेविक षड्यंत्र केस होता है, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। आपको बस ये इसलिए याद रखना है कि कभी वो करने के लिए आएगा, सीक्वेंस में लगाए कि पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी घटना हुई, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस हुआ 1924 में। इसमें कौन कौन से समाजवादी नेता थे, S.A. डांगे, नलिनी गुप्ता और मुजफ्फर अहमद, ये 3 प्रमुख इस कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। तो ठीक है, 1924 में घटित हुआ और S.A. डांगे, नलिनी गुप्ता और मुजफ्फर अहमद थे। अब एक और पार्टी यहाँ पर आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब आप इसे कंफ्यूज मत करना ऊपर के भारतीय साम्यवादी पार्टी से, वो अलग है, ये अलग है। ये अब वो तो केवल एक छोटे से हिस्से पर थी, जो कम्युनिस्ट जो ऊपर की पड़ी ना हमने भारतीय साम्यवादी दल, वो एक छोटे से क्षेत्र पर थी। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है पूरे राष्ट्रीय लेवल पर गठित हो चुकी थी। तो यह 1925 में गठित हुई, कानपुर में गठित हुई। आपको यह भी याद रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में कानपुर में गठित हुई, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर यह गठित की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक बारदोली सत्याग्रह पढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह, यह बारदोली कहाँ है, स्थान कहाँ है, गुजरात में है ये बारदोली। ठीक है, तो यह सत्याग्रह हुआ 1928 में। क्यों हुआ, किसानों का विद्रोह था ये, किसानों की वही लगान की ऊंची दर होंगी, दमन की नीतियाँ होंगी, तो उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इसी आंदोलन के नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। किसके द्वारा, जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने। तो क्या क्या याद रखना है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। किसान आंदोलन में जो हुआ इसका नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। यहीं उन्हें सरदार की उपाधि दी गई इस बारदोली सत्याग्रह के बाद ही। किसने दी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ठीक हो गया, चलिए अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण संगठन पढ़ते हैं, एटक। एटक AITUC, एटक ऐसा लिखा भी आएगा तो कन्फ्यूज मत होना, एटक ऐसा भी आ सकता है एग्जाम। तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसके तथ्य क्या है, पहली बात इसकी स्थापना 1920 में हुई। ये तो मैंने आपको पहले भी कराया था जब हमने वो पढ़ा था, सोशल सर्विस लीग पढ़ी थी, जिसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी जी ने की थी ना। तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि इन नारायण मल्हार जोशी जी ने एक अन्य संगठन भी बनाया था। तो 1920 में नारायण मल्हार जोशी जी ने एटक की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी, प्रथम सचिव थे दीवान चमन लाल। इसके प्रथम सचिव कौन थे, दीवान चमन लाल जी थे। प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी और प्रथम सचिव थे दीवान चमन लाल। इसी एटक के द्वारा मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया, मई के महीने। तो ये याद रखना है कि पहली बार जो हम पढ़ते हैं ना 1 मई को लेबर डे करके, श्रमिक दिवस करके, तो वो पहली बार मद्रास में मनाया गया था इसी एटक के द्वारा, मई में। ठीक है, तो ये सब याद रखना है एटक से। तो एटक में हमने क्या क्या पढ़ा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में हुई। नारायण मल्हार जोशी जी, ये वही नारायण मल्हार जोशी जी हैं जिन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अब प्रथम अध्यक्ष सभी याद करते हैं, तो ये तो कम चांसेज बनते हैं कि ये पूछेगा, ज़्यादा चांसेज है कि प्रथम सचिव पूछेगा वो दीवान चमन लाल के। मद्रास में पहली बार इसी ने मजदूर दिवस को मई दिवस के रूप में मनाया था एटक के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर हम कुछ 2 पुस्तकें भी पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको 2 पुस्तकों के नाम भी बताता हूँ। एक है बंदी जीवन, किसकी पुस्तक है, सचिन सान्याल। सचिन सान्याल की है बंदी जीवन, और पाथेर दाबी है शरत चंद्र चटर्जी। तो ये 2 पुस्तकें भी आपको याद रखनी है, बंदी जीवन सचिन सान्याल जी की और पाथेर दाबी शरत चंद्र चटर्जी की। फिर हमें 2 आंदोलन देखने को मिलते हैं इसी दौरान। एक तो जस्टिस पार्टी आंदोलन, जस्टिस पार्टी है उसका एक आंदोलन है न्याय के लिए, वही समानता, निम्न जातियों के साथ जो भेदभाव होता है उसके विरोध में। तो जस्टिस पार्टी का आंदोलन हुआ था मद्रास में। और महार आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में। महार जाति के लोग थे, जो निम्न जाति के, तथाकथित निम्न जाति के लोग थे, तो उन्होंने महाराष्ट्र में यह विद्रोह किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में किया था। तो ठीक है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में, महार आंदोलन महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक अन्य समाजवादी संगठन जो है, जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है कानपुर में 1924 में। कानपुर में 1924 में। तत्पश्चात 1928 में इसका नाम परिवर्तित हो गया और इसमें सोशलिस्ट शब्द यानी समाजवादी शब्द जुड़ गया, क्योंकि यहाँ के जो भी क्रांतिकारी युवा नेता थे वो समाजवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। क्योंकि समाजवाद बात ही वही करता है, समानता की बात, जो हैव्स हैं उनसे संसाधन लेकर हैव नोट्स की तक भी हैव्स मतलब जो संपन्न है, हैव नोट्स मतलब जिनके पास संसाधन नहीं है, तो वहाँ संसाधनों का वितरण की बात करता है समाजवाद।
तो ये लोग बेहद आकर्षित हुए। इसमें हम जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी का भी आगे नाम पढ़ेंगे कि वो भी समाजवाद से कैसे प्रभावित हुए थे। तो 1928 में इसका नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो क्या क्या याद रखना है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में 1924 में, 1928 में इसका नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था। ठीक है, चलिए अब इसी हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन है उसी के सदस्यों के द्वारा काकोरी कांड किया गया अगस्त 1925 में। काकोरी षड्यंत्र केस कहते हैं। अब ये काकोरी प्लेस कहाँ है, यही तो होती है ऑब्जर्व वाली बात की। जो छोटी काकोरी है यूपी में, इन्होंने सहारनपुर से लखनऊ जा रही एक ट्रेन को लूटा था, तो इसलिए काकोरी उसी बीच में पड़ता था एक स्थान। तो कहाँ है काकोरी, यूपी में है। यह कांड कब हुआ, अगस्त 1925 में। अब इस कांड पर ही 4 लोगों को फांसी दी गई थी। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। इन चारों को फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस के, मतलब जो भी उन पर केस चला था उस पर। तो काकोरी कांड अगस्त 1925 में 4 लोगों को फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जी को फांसी दी। ठीक है, फिर हम देखते हैं सांडर्स हत्याकांड। अब ये सीक्वेंस में आएंगे, पूछेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, काकोरी कांड, सांडर्स हत्याकांड और केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। अब इन्हें सीक्वेंस से लगाइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो तब के लिए आपको यह सन याद रखना आवश्यक है। तो सांडर्स की हत्याकांड का प्रयास किया गया था लाहौर में दिसंबर 1928 में। क्यों किया गया था, क्योंकि जो शेरे पंजाब पढ़ते हैं हम लाला लाजपत राय जी की, उनकी जो पुलिस लाठीचार्ज में हत्या हो गई थी, उसी के विरोध में सांडर्स की हत्या का प्रयास किया। हत्या कर भी दी गई थी, ठीक है, सांडर्स की। तो सांडर्स हत्याकांड लाहौर में दिसंबर 1928 में हुआ था। ठीक है, फिर एक और ऐसे ही पढ़ते हैं हम, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट पढ़ते हैं। यह अप्रैल 1929 में हुआ और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 2 थे जिन्होंने बम फेंका। और इन्होंने कहा क्या कि हमारा उद्देश्य किसी को हताहत करना नहीं है, अपितु सोए हुए जो भी लोग हैं उन्हें जगाना है, बहरों को सुनाना, ऐसा इनका टैगलाइन थी उसमें। तो केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट अप्रैल 1929 में भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर हमें एक व्यक्ति का नाम सुनने में मिलता है, जतिन दास जी। हम पढ़ते हैं कि इनकी जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु होगी, क्योंकि जेल में अमानवीय दशाएं थी, उनके विरुद्ध इन्होंने मतलब अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए भूख हड़ताल की। तो ये 64 दिन बाद शहीद हो गए थे जतिन दास जी। ये भी आपको नाम याद रखना है। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, बंगाल में इसकी क्या स्थिति थी। तो बंगाल में जो कांग्रेस है उसके 2 धड़ बन चुके थे। एक धड़ था अनुशीलन समिति के रूप में, जिसका नेतृत्व कर रहे थे JM सेनगुप्ता जी, और एक धड़ था युगांतर समूह, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो बंगाल में कांग्रेस के 2 धड़े बढ़ चुके थे, एक अनुशीलन समिति JM सेनगुप्ता वाली और युगांतर समूह सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अब इन्होंने ही अपनी अलग अलग आगे को बढ़ाए। इसमें जो सूर्य सेनगुप्ता, अब हमें एक बंगाल में चटगांव शस्त्रागार लूट देखने को मिलती है। चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुई है, अप्रैल 1930 में हुई। नेतृत्वकर्ता कौन थे, सूर्य सेन जी थे। तो चटगांव में जो शस्त्रागार लूट हुई वह सूर्य सेन जी के नेतृत्व में अप्रैल 1930 में हुई। ये सूर्य सेन जी वही हैं जिन्हें मास्टरदा की उपाधि दी गई थी वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। तो अगर कभी पूछा गया कि मास्टरदा किसे कहा जाता था, तो सूर्य सेन जी को कहा जाता था मास्टरदा। ठीक है, फिर एक और संगठन यहाँ पर स्थापित होता है, भारत नौजवान सभा। भारत नौजवान सभा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, और इसके जो संस्थापक महामंत्री थे वो थे भगत सिंह जी। भारत नौजवान सभा 1926 में स्थापित हुई और इसके संस्थापक महामंत्री थे भगत सिंह जी। और यहाँ पर आपको भगत सिंह जी का एक बेहद महत्वपूर्ण कोट याद रखना है कि वो आपको दिखेगा यहाँ पर कि कैसे वो समाजवाद को ग्रहित कर चुके थे। उनका एक कथन आता है कि जो गांव और कारखाने हैं यही हमारी वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं हैं। यानी इसका तात्पर्य क्या है कि जो सबसे कमज़ोर और दमित वर्ग हैं कहाँ रहते हैं, कारखानों में जाते हैं या फिर गाँव में रहते हैं, तो वो ही हमारी असली क्रांतिकारी सेनाएं हैं। ये कथन था भगत सिंह जी का। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं कि इस दौरान जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था बंगाल में, उसमें कई महिलाओं की भी भागीदारी हुई। इन महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन थे जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन में भागीदार रहे महिलाओं के, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक तो प्रीति लता वाडेदार हुई, कल्पना दत्ता, बीना दास जी, सुनीति चौधरी और शांति घोष। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं जो बंगाल में हुए क्रांतिकारी आंदोलन में प्रमुख भागीदार के रूप में उभरे थे। कौन कौन, प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्ता, बीना दास, सुनीति चौधरी और शांति घोष। इन 5 नामों को आपको याद रखना है।
अब कुछ एक और तथ्य यहाँ पर मैंने लिखा है, एक पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है जो है द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब का तात्पर्य समझ ही रहेंगे कि क्रांतिकारी घटनाओं से प्रेरित हो चुके थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भगवती चरण वोहरा को आग्रह किया कि आप एक पुस्तक लिखिए बॉम्ब पर, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के आग्रह पर भगवती चरण वोहरा जी के द्वारा द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। चलिए, तो ये आज की क्लास है, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आप अपना संपूर्ण ध्यान यहीं पर लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा समाजवादी विचार वो क्रांतिकारी युग, आज का हमारा मुद्दा था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जो भारतीय समाजवादी पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी छोटे क्षेत्र में 1920 में, किसके द्वारा? एम.एन. राय जी तथा अंबानी मुखर्जी के द्वारा। ये एम.एन. राय जी प्रथम भारतीय थे जो कॉमिंटन के नेतृत्व हेतु चयनित हुए थे। ये कॉमिंटन क्या है? रूस का एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन है। फिर हमने 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस पढ़ा, जिसमें हमने 3 प्रमुख समाजवादी नेता पढ़े। एक तो S.A. डांगे हो गए। S.A. डांगे की भी एक गांधी वर्सेज लेनिन है, कुछ ऐसी पुस्तक है मेरे ख्याल से, आप क्रॉस चेक कर लेना। लेकिन S.A. डांगे की एक पुस्तक भी मुझे अचानक ध्यान आ रही है, वो है गांधी वर्सेज लेनिन। हाँ ठीक है, आप ज़रूर से इसे नोट कर लेना और चेक भी कर लेना एक बार, यही पुस्तक है। फिर नलिनी गुप्ता जी हो गई और मुजफ्फर अहमद, ये थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में शामिल। फिर हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1925 में कानपुर में गठित हुई थी। फिर हमने बारदोली सत्याग्रह पढ़ा जो 1928 में हुआ था। यह इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। इन्हें इसी बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि दी गई बारदोली की महिलाओं के द्वारा। फिर हमने एटक पढ़ा, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना 1920 में नारायण मल्हार जोशी जी ने की, जिन्होंने सोशल सर्विस लीग की भी स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी और प्रथम सचिव जो अधिक महत्वपूर्ण है वो है दीवान चमन लाल जी थे। इसी एटक के द्वारा मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस को मई दिवस के रूप में मनाया गया। फिर हमने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में पढ़ा। इसकी स्थापना कानपुर में 1924 में हुई और 1928 में इसका नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। फिर हमने 2 पुस्तकें पढ़ी, एक तो है बंदी जीवन और एक थी पाथेरदार। तो बंदी जीवन लिखी थी सचिन सान्याल जी के द्वारा और पाथेरदार भी लिखी गई थी शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा। फिर हमने मद्रास का जस्टिस पार्टी का आंदोलन भी देखा जो मद्रास में हुआ था। फिर हमने महार आंदोलन देखा जो महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में हुआ था। फिर हमने देखा कि जो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसके सदस्यों के द्वारा काकोरी कांड किया गया अगस्त 1925 में, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई, 4 क्रांतिकारियों को। एक तो अब ये चारों के 4 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर एक भी अलग डाल देगा तो ये क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। तो एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। फिर हमने सांडर्स हत्याकांड देखा जो लाहौर में दिसंबर 1928 में हुआ था। फिर हमने केंद्रीय विधानसभा में जो बम विस्फोट हुआ था उसके बारे में देखा जो अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा किया गया था। फिर जतिन दास जो जेल में भूख हड़ताल से शहीद हुए थे। फिर हमने बंगाल में कांग्रेस के 2 भाग देखे, एक था अनुशीलन समिति जो J.M. सेन गुप्ता के नेतृत्व में हुई थी, में काम कर रही थी, और एक युगांतर समूह जो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में काम कर रहा था। फिर हमने चटगांव शस्त्रागार लूट देखी जो अप्रैल 1930 में सूर्यसेन जी के नेतृत्व में हुई थी। सूर्यसेन जी को मास्टरदा भी कहा जाता था। फिर हमने भारत नौजवान सभा देखी 1926 में, इसके संस्थापक महामंत्री थे भगत सिंह जी। फिर भगत सिंह जी का कथन था कि गांव एवं कारखाने ही वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं हैं। फिर हमने देखा बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसमें कई महिलाओं ने भी भागीदारी की थी, जैसे उसमें कुछ नाम आपको जरूर से ध्यान रखने, एक तो होगी प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्ता, बीना दास, सुनीति चौधरी और शांति घोष। ये 5 महिलाएं आपको अति महत्वपूर्ण हैं, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान इनकी भागीदारी थी। फिर हमने एक पुस्तक का नाम भी पढ़ा, हमने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के आग्रह पर भगवती चरण वोहरा जी के द्वारा द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी गई। द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ठीक है, ये आज की क्लास है। कैसी लगी क्लास जरूर से आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, कुछ भी मतलब अच्छा लगे जैसी भी देखी आप मुझे ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिएगा। और अभी हम ये आधुनिक भारत को ही, अब देखिए अभी हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, 1930 तक हम पहुँचने वाले हैं। यानी अब जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होगा ना, अब वही प्रक्रियाएं आगे को प्रारंभ होंगी। तो 1930 से अब हमें 1947 तक जाना है। तो अमूमन 3-4 क्लासेस और लगेंगी, लेकिन इस बीच में ही कई महत्वपूर्ण बातें आएंगी। सारी महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं अब अभी आएंगी 19, क्योंकि अब गांधी जी तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर उभर चुके होंगे। ठीक है, सब हम आगे को इन्हीं क्लास में डिटेल रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और एक बार पढ़ लेते हैं डिटेल से फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा धैर्य भी रखिएगा और साथ साथ कवर भी करते जाइए। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अपने जो भी ये क्लास है इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी सहारे जरूर से शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।